हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 12 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन से जो बुक निकलती है उसका टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग 13वां सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि निम्नलिखित को हल करें, यानी कि इसको सोल्व करना है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको देखकर पहले पहचानने की कोशिश कीजिए यह किस चीज पर है। यह लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों के योग वाला फार्मूला। इसमें अगर आपको पता होगा तो यह आपसे बन जाएगा। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, हमने फार्मूला ही लिख दिया एक बार। इसके लिए फार्मूला होता है n × n+1/2 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? पूरे का होल स्क्वायर होता है। यह फार्मूला हो गया। अब इस पर इस चीज़ को लागू करना है। हमसे पूछा गया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, और उसके बाद में दिया हुआ है -5/2 उस सबों का पावर। तो इन सबों का योग हम जब निकालेंगे तो इस फार्मूला पर आप रखिए, तो क्या हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 + 1/2 और उसका पावर हो जाएगा 2 और फिर उसका पावर हो जाएगा कितना -5/2। हम जानते हैं कि पावर में पावर से गुना होता है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और देखिए 8 है 1 9 9 चौका 36, यानी 36 का पावर -5 हो गया। अब देखिए यह किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या आप लिख सकते हैं 36 को 6 का स्क्वायर उसका पावर -5, अर्थात 6 का पावर -10, क्योंकि पावर में पावर गुना हो जाएगा, और 6 का पावर -10 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया था। इसे x द्वारा y को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इसे y द्वारा x को 1% की हानि पर वापस बेचा गया। संपूर्ण लेन देन में x का लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 100% हो जाएगा। 100% बराबर 1.5 लाख रुपया। उसके बाद जब यह बेचा तो 5% का इसको लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा 1.5 लाख बट्टा में हो जाएगा 100 और गुना में हो जाएगा 105। जब 5% लाभ पर बेचा तो आपका इसको काटिए, कट जाएगा। उसके बाद 00 यहाँ रख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए 15 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 × 5 = 75, क्योंकि जो हासिल आएगा ना यहाँ 0 है तो एक ही बार में कर दिए, और 15 का 15 हो जाएगा, अर्थात 1,57,500 रुपया में क्या किया, बेच दिया। कौन बेच दिया? एक्स बेच दिया, और यह एक्स का एसपी हो गया, बेचा है इतना में, उसको रुपया मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह इतना रुपया में खरीदा कौन है, यह वाई का अगर सीपी का बात किया जाए, ये वाई का सीपी हो गया, वाई का सीपी हो जाएगा, और वाई के लिए अब ये 100% का काम करेगा। जितना में खरीदा है तो कितना में यह खरीद लिया, 1,57,500 रुपया में यह खरीद लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि यह 1% हानि पर पुनः इसको बेच रहा है वाई को, और यह खरीद रहा है, तो एक्स का सीपी हो जाएगा। अब इसका सीपी देखिए, अब लेकिन यह पुनः वापस खरीद रहा है, इसके लिए भी अब सीपी हो जाएगा, और यह बेच रहा है, इसके लिए एसपी हो जाएगा। तो अब ध्यान निकालना इस दोनों में है, इसलिए हमने इसको सीपी बना दिया। अब देखिए 99% हमको निकालना है। 99% बराबर क्या हो जाएगा, 1,57,500 बट्टा में हो जाएगा 100 और गुना 99। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई जब इसको नीचे कर देते हैं, क्योंकि इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 15 7 5 उसके, हाँ ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा 100, अब माइनस कर देंगे कितना 1। अब हमें गुना करना ये आसान हो गया। 1,57,000 माइनस कितना 1575। अब इसमें से घटा लीजिए, जब हम घटाएंगे तो यह बच गया, बन गया 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यह बन गया 9, 9 में से
यह 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद में यह बनना है 4, यानी कि हो जाएगा 14, 14 में से कितना जाएगा 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद यह बन गया है 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, उसके बाद फिर हो जाएगा 5 और उसके बाद में 1। देखिए इतना रुपया x को आधा करना पड़ा और यह बेचा कितना में, इतना में है, फिर भी इससे यह ज़्यादा इसको लाभ हो रहा है, यानी कि कितने का संपूर्ण लेन देन में उसको लाभ हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं x का लाभ बराबर 1,57,500 माइनस हो जाएगा 1,55,925। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिर वही बात है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर ये बन गया है हमारा 14, 14 में से 9 जाएगा तो फिर हो जाएगा 5, उसके बाद में यहाँ से है ये 6 बन गया, 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और यह कैंसिल हो गया। 1575 रुपया का लाभ हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण डॉट डॉट होगा जब खंबे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लिए कि ये हमारे सन यानी कि सूर्य महोदय है और यह एक खंबा है और इधर से प्रकाश आ रहा है और यह इसकी छाया है और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है और इसको हम यहाँ से मिला देंगे और यह इसका उन्नयन कोण हो गया, यानी थीटा इसको कह सकते हैं। अब यह मतलब दोनों बराबर है, अर्थात यह एक मान सकते हैं एक इकाई, इसको भी मान सकते हैं कि यह एक इकाई है, तो यह कितना हो जाएगा √2, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आप बताइए जब यह थीटा है तो इसको अगर ऐसा भी आप चाहते हैं कि tan थीटा बराबर p/, क्या होता है b, तो p/b का मान 1/1। तो ऐसा कब होता है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 का मान क्या होता है tan 45 डिग्री, तो दोनों तरफ tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM का अनुपात 1:30 है। अर्थात हम यहां लिख देंगे HCF अनुपात LCM 1:30 हमको दिया हुआ है, तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त LCM के बीच का अंतर, इन दोनों में कितना का अंतर है 493 का अंतर है। लघुत्तम समापवर्त LCM और महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF का गुणनफल ज्ञात कीजिए, और हमसे पूछा जा रहा है कि LCM गुना HCF बराबर व्हाट। तो सबसे पहले हम जानेंगे तब ना कि क्या है। क्या करेंगे, इस दोनों मान में अनुपातिक गुना कर देंगे और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है तो इसमें से घटाएंगे, क्योंकि LCM का मान बड़ा होता है HCF हमेशा छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा 30x माइनस x बराबर, इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है हमको 493, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 29x बराबर 493 और यह कट जाएगा जानते हैं कितना बार में 17 बार में, अर्थात x का मान हमारे सामने आ गया कितना 17। अब ध्यान दीजिएगा, इससे जब इसमें गुना कर देंगे हम लोग, इसमें जब हम लोग इसमें गुना कर देंगे, ये जो हमने निकाला है ना अंतर बराबर अंतर निकाला है, तो इसमें तो इसका क्या निकल जाएगा HCF और इससे निकल जाएगा हमारा LCM। और यहाँ पूछा गया है LCM और HCF बराबर व्हाट, तो हम यहाँ लिख देते हैं LCM गुना HCF बराबर, तो हमारा LCM कितना है 30 गुना x है और LCM कितना है 1x है। तो इन दोनों जगह पर क्या रखेंगे 30 गुना में 17 गुना में 1 और गुना में 17। अब हम लोग 17 का स्क्वायर जब करेंगे तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 289 और गुना में हो जाएगा 30। उसके बाद हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0 के 0 27 के 7, उसके बाद में हो जाएगा 24 और 2 26, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 और 2 8, अर्थात जिस ऑप्शन में 8670 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है। छोटी संख्या ... है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें संख्या दिया हुआ है यानी अनुपात में दिया हुआ है संख्या, वह 2 अनुपात कितना में है, 3 में है, तो दोनों में क्या करेंगे, अनुपातिक गुना कर दिए। अब कहता है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 20, इसका 20%, सॉरी 2x का 20% में कह रहा है कि 20 जोड़ दिया जाता है तो ये जोड़ा जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि 3x गुना 10/100 और कह रहा है कि अभी भी यह कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 25 हमको और जोड़ देना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए इसका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यह काट देते हैं डायरेक्ट, 20 5 1 हो जाएगा और फाइनल ये काट दिए ऐसे, अर्थात यह क्या बन जाएगा 2x/5 और यह बन गया कितना हमारा माइनस में 3x/10। अब देखिए इक्वल टू 25 और यहां पर बचा है 20, इस साइड आ जाएगा तो घट जाएगा 20। देखिए यह होगा 20 और यह होगा 15 तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 5x, डायरेक्ट एलसीएम ले लिए 5 × 10 ही रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ हो जाएगा 5, इससे यह कैंसिल हो गया, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह हमसे क्या पूछा गया है, छोटी संख्या ... है, अर्थात छोटी संख्या यही है, अर्थात छोटी संख्या का मान जो होगा लिख देते हैं, छोटी संख्या बराबर 2x अर्थात 2 × 50 = 100, और जिस ऑप्शन में 100 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहिष मतलब बाहर वाला। ध्यान दीजिएगा अष्टभुज का है, मान लिए 1 2 3, उसके बाद में हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2 2 4 5 6, गड़बड़ हो गया, अष्टभुज बनाना है तो 8 भुजा होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया, 8 हो गया, मान लिए कि यह है। अब ध्यान दीजिएगा यह जो अंदर वाला है यही कहलाता है अंतःकोण कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है। उसके बाद में देखिए मान लीजिए ना कि ऐसे बन रहा है एक कोण हमारे पास, ऐसा एक कोण हमारे पास बन रहा है, यह हमारा हो गया अंतःकोण। और देखिएगा अगर टोटल के लीजिएगा तो यह संपूर्ण बाह्य कोण कहलाता है, और हमसे सिर्फ बाह्य कोण पूछा गया तो ऐसे बढ़ा दिया जाता है, तो यह जो बचा ना यह कहलाता है बाह्य कोण। और वह चाहे कोई भी असम बहुभुज हो, उसमें यहाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, अर्थात अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो अंतःकोण का मान हमको 135 डिग्री दिया हुआ है और बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। ये समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, तो 180 में से इसको घटा दिया, आंसर हो गया जो बच गया सो। तब यहां लिखेंगे बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 135 अर्थात कितना आ जाएगा 55 डिग्री, आंसर हो गया बाह्य कोण बराबर 55 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा।
तो पहले हमको संख्या ना ज्ञात करना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में। मान लिए कि वह संख्या x है, संख्या का आधा और उसका 1/4 का मान कितना है 25 है, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 8, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो मान लिए कि यह संख्या, मान क्या लिया, संख्या जो है वह 200 है। अब ध्यान दीजिएगा, इच्छा हो तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि 100% बराबर, दुनिया का हर चीज 100% होता है। 200 तो हमसे पूछा गया है कि 20% बराबर हुआ, अर्थात इधर 5 से भाग दिया गया तो इसमें भी 5 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 40, आंसर हो गया। या अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आई तो जब हमको संख्या पता चल गया है तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसे कि 200 का 20%, अर्थात देखिए 00 से फिर 00 कैंसिल हो जाएगा, कहीं पर क्या आ जाएगा 40, आंसर हो गया। परसेंटेज से लेकिन और रेशियो के माध्यम से समझिएगा तो आपको और बेटर होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित को हल करें। तो निम्नलिखित को हल करें तो क्या है, बस इसका कैलकुलेशन करना है। तो आप बताइए 243 जो है ना, यह 3 का पावर 5 होता है और उसका पावर 2 हो जाएगा, भाग में है तो यहाँ भाग देंगे। उसके बाद में यह 27 जो है 3 का पावर 3 होता है, 3 का पावर 3, उसका पावर 2 हो जाएगा, गुना है तो गुना रहने देंगे, 16 उसके बाद भाग ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल कर दिए, इससे यह 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद में यह लिखेंगे 3 का पावर 10, और देखिए यह हो जाएगा 3 का पावर 6, और हम जानते हैं कि भाग में पावर घटता है तो भाग में पावर घटा देंगे और गुना में हो जाएगा 2। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 4 गुना में 2, अर्थात 3 के पावर 4 का मतलब हुआ 81। देखिए 3 3 3 3 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9 और 9 81, 81 गुना 2 हो जाएगा, अर्थात 162। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इसे ढकने के लिए 6 मीटर गुने 4 मीटर आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, देखिएगा ये छोटा वाला है तो आयताकार है तो 6 गुना 4, और पता नहीं है ऐसा कितना इसका संख्या होगा इस आकार का जो 30 गुने 24 मीटर के आकार वाले को पूरा पूरा ढक ले। हो गया, कुछ नहीं है, काट दीजिए, 6 25 और 4 से कट जाएगा 6 बार में, अर्थात x बराबर 30 कारपेट, आंसर हो गया, कुछ नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O इसके परिवृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 cm है तो BOC ... होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लिए ठीक है 6 cm, इससे यहां तो खैर इससे 6 cm से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 6 cm और ये हो गया हमारा 6 cm। O इसका परिवृत्त, यानी परिवृत्त का मतलब ये हुआ, ये यहां पर ये परिवृत्त हो जाएगा, परिवृत्त हो गया, यानी कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है वह परिकेंद्र कहलाता है, और यह शीर्षों से उसका मिलान जब हम कर देते हैं तो ये परिवृत्त का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अब ध्यान देने वाली ये है, यदि त्रिभुज की 6 cm कह दिया, BOC का मान हमको निकालना है, तो मान लीजिए इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे, यह O दिया हुआ है, तो ऐसे हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से एक बात सोचने वाली है कि जब यह समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, और यहां का कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि इसके केंद्र पर, यहां यानी कि केंद्र पर, इस कंडीशन में केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए
कोण का दुगुना होता है और इसी का विलोम होता है कि केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का ठीक है। अब परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है और ये इसका दुगुना होता है। तो हो गया, क्या हो जाएगा, BOC, कोण BOC बराबर 2 गुने कोण A अर्थात 2 गुने 60 डिग्री अर्थात 120 डिग्री। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां इस टोटल चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सॉरी, इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 EMI मोबाइल फोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और EMI फोन को 20% लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ 5,600 रुपया प्राप्त होता है। EMI फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो यहां हम लिखेंगे कि माना कि एक सैमसंग फोन का क्रय मूल्य बराबर X रुपया, तो क्या हो जाएगा, 2 सैमसंग फोन का क्रय मूल्य बराबर 2X रुपया हो जाएगा। तो हो जाएगा फिर 3 EMI, 3, इस 2 को वैसे भी 2 लिख सकते हैं, और 3 EMI फोन का क्रय मूल्य बराबर 40,200 माइनस 2X हो जाएगा रुपया। ऐसे अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में बोला गया है सैमसंग पर 10% का लाभ होता है, तो लिखेंगे 2X, यहां लिख भी सकते हैं प्रश्न से। अब जैसे कह रहा है 2X पर 10% का लाभ होता है प्लस ये 40,200 माइनस 2X बट्टा इस पर 20% का लाभ होता है, तो बट्टा में फिर यहाँ भी 100 हो जाएगा और इन दोनों लाभ का मिलाकर रुपया में 5,640 रुपया के बराबर हो जाता है। देखिए, इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 5 और इससे इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 5। दोनों में एलसीएम समान होगा, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे X प्लस 40,200 माइनस 2X बराबर, इधर का 5 सीधा गुना करा देंगे, उधर 5,640 गुना 5 कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 40,200 माइनस में सिर्फ X बचेगा, क्योंकि 2X में से वो X कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 50, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। उसके बाद में 200 गुना करते हैं, 0 का 0 और 4 पच्चे 20 के 0 2 और कितना हो जाएगा 6 पच्चे 30, 30 और 2 32 और ये कितना हो जाएगा 25 और 3 28, 28,200 अर्थात ये जाएगा इस साइड, ये आएगा इस साइड, तो घटेगा 200 से, तो 200 इसी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो X बराबर क्या बचेगा 12,000 रुपया बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर आगे आएंगे तो अब आगे आएंगे तो X का मान हमको प्राप्त हो गया, तो इस मान में रखेंगे 3 EMI फोन का क्रय मूल्य बराबर कितना है, दिया हुआ है 40,200 माइनस 2 गुना, यहां नहीं हट रहा है, यहां नीचे लिख दे रहे हैं, बराबर यहां ही लिख दे रहे हैं, बराबर 40,200 माइनस 2 गुना 12,000 अर्थात जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40,200 माइनस 24,000। जब 24,000 घटाएंगे यहां से तो हमें कितना बचेगा 6 इधर और वहां, अर्थात ये आ रहा है 15,000, कितना आएगा 15,800, कितना आएगा 15,800 आ जाएगा, 15,800, सॉरी 15,800 नहीं आएगा, एक सेकंड हम देख ले, ये हो जाएगा हमारा 0 का 0, फिर ये हो जाएगा 0 का 0, उसके बाद इस यहाँ घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ आएंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से
जाएगा तो कितना जाएगा 6, सॉरी माफ़ी चाहते हैं 16,200 आया 3 EMI का फ़ोन। तो एक EMI फ़ोन का क्रय मूल्य बराबर 16,200 भाग 3 अर्थात कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 3 चौका 12 और 00 अर्थात 5,400 रुपया एक EMI फ़ोन का क्रय मूल्य हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हुआ है, एक फार्मूला होता है, बार बार बोल रहे हैं A + B + AB बटा 100 पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे परसेंटेज, वहां पर इसका पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहां पर देखिए लिखेंगे 25 माइनस कितना का कमी करें, और देखिए प्लस माइनस मिला के यहां माइनस हो जाता है 25x बटा 100 इक्वल टू फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए वह 0 का होना चाहिए, यानी कि कोई उस पर पूर्ववत बनाए रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 4, इसको इस साइड भेजिए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 कितना -5x/4 इक्वल टू -25, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, x बराबर 20%। 20% की कमी करनी पड़ेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। यह भी एक तरीके से एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट्स जो घातांक और करनी जो चैप्टर होता है उसका ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे दिया हुआ है यदि 9 के पावर m गुने 3 का पावर 5 गुने 27 का पावर 3 बटा 3 गुने 81 का पावर 4 बराबर 3 का पावर 9, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें करेंगे क्या, सबको 3 बेस में लेके जाएंगे। तो अब इसको लिखेंगे 3 का पावर 2 उसका पावर m, उसके बाद ये ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 उसका पावर 3 और बट्टा हो जाएगा 3 का पावर 1 और ये हो जाएगा कितना 3 का पावर 4 और उसका पावर हो जाएगा 4, क्योंकि ये 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 9। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसको फिर से एक राउंड लिख देते हैं ताकि समझ में आ पाए। 2 का पावर m गुना 3 का पावर 5 गुना 3 तिया कितना जाएगा 9, यानी कि 9 बट्टा ये कितना जाएगा 16, चाहे तो एक लिख दे डायरेक्ट 17, 3 का पावर लिख दे 17, 1 गुना नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं 16 इक्वल टू 3 का पावर 9। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि गुना में जब बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है और भाग में घटता है। तो लिखेंगे 3 का पावर 2 का पावर m प्लस में 5 प्लस में 9 माइनस में 1 इसके बदले में और माइनस में 16 इक्वल टू 3 का पावर 9। ऐसे बनेगा। जब बेस समान होता है तो पावर भी समान होता है। पहले इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 17 और ये हो रहा है 14। इसका मतलब हो जाएगा कि 3 का पावर 2m माइनस में 3, क्या हो जाएगा माइनस में 3 इक्वल टू 3 का पावर 9। अब लिखेंगे फिर से, बेस समान है तो अब पावर भी समान होता है 9। उसके बाद ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2m बराबर 12, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा 6, अर्थात m बराबर क्या हो जाएगा m बराबर 6 आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यहां पर एक बस है, हम फिगर बना देते हैं, और यहां पर एक ट्रक है और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वह 150 मीटर है। यह इस साइड से चल रही है और यह इधर से चल रहा है। इसका चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है x किलोमीटर प्रति घंटा, जो मुझे मालूम नहीं। देखिए जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो जो चाल होता है, चालों का अंतर निकाला जाता है, क्योंकि जितना चाल इसका होगा उतना तो इतना माइनस कर देगा, आगे बढ़ते जाएगा, जो ज़्यादा चाल होगा उससे न दाबता है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी हमको दिया हुआ है 150 मीटर, दूरी बराबर चाल,
चाल गुने समय, तो चालों का अंतर हो जाएगा 45 माइनस एक्स और गुना करेंगे 5/18, क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो समय होगा और ये डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे और यह कितना का समय है, 30 सेकंड का समय है। बस अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए और एक्स का मान निकाल लीजिए हम लोग। देखिए 150 यहाँ है, 150 यहाँ है, कैंसिल हो गया, ये जाएगा इस साइड। 18 बराबर 45 माइनस एक्स, अर्थात x बराबर ये जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा 27, घटा के देख लीजिए, ठीक है, 30 40 27 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की चाल है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि पी क्यू एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO बराबर 42 डिग्री है तो कोण RQP ज्ञात कीजिए। देखिए PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है, अर्थात हम मान लिए कि एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र जो है हमारा O हो गया और यह इसका P और ये इसका Q है और यह इसका डायोमीटर, अर्थात इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, यहां मान लीजिए कि एक R स्थित है और इसको ऐसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, फिर यहां से भी इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि RPO अर्थात इस कोण का मान हमको दिया हुआ है 42 डिग्री और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि RQP अर्थात इस कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट। देखिए इस कंडीशन में यहां पर जब भी स्पर्श बिंदु यहां पर जो है, यहां से इस बिंदु से, तो यहां 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा यहां पर समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण RQP प्लस 42 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा RQP बराबर, देखिए 90 घटेगा तो 90 बचेगा इधर, उसके बाद में 90 में से 42 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 48, कितना बचेगा 48, अर्थात 48 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, यह त्रिकोणोमेट्री का क्वेश्चन है। कहता है यदि साइन 3a माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 20 डिग्री माइनस 3b है तो a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे। 3a माइनस 20 डिग्री इक्वल टू, एक बार लिख देते हैं, कॉस 20 डिग्री माइनस 3b होता है। हम जानते हैं कि जैसे किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, या कॉस, सॉरी ये भी सही है और ये इस तरह भी होना हो जाता है, कॉस थीटा का नाम को चाहिए, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा चाहिए, किसी एक को कन्वर्ट हम लोग कर देंगे। यहां अब हम लिखेंगे साइन 3a माइनस 20 डिग्री बराबर, यहां भी हो जाएगा साइन 90 माइनस 20 डिग्री माइनस 3b, या इसको ऐसे भी आप कर दीजिए। चलिए अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3a माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री और ये इसमें एंट्री करेगा तो माइनस 20, उसके बाद में प्लस में 3b बन जाएगा। ऐसे देखिए ये दोनों सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इस साइड में 3a माइनस 3b बराबर 90 डिग्री, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो a माइनस b बराबर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, अर्थात जिस ऑप्शन में 30 डिग्री है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 4 गो 9 हो जाएगा। उसके बाद में इसको कितना से भाग देंगे, 307 से आप भाग दीजिए। तो भाग देंगे इसको 307 से, तो देखिए क्या आता है कंडीशन, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 900 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। घटाइए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यह 9 आ जाएगा। 2 बार में अब जाएगा, 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद में 6 हो जाएगा, अर्थात 5, 7 और 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना शेषफल आ रहा है और वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है। तो करना क्या होगा कि 307 माइनस 175 कर देंगे, तो जो संख्या बच रहा है वही ना इसमें अगर ऐड किया गया होता तो यही एक बार और में कट जाता। तो अब इसका अंतर निकाल लीजिए, जो आएगा अंतर वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात घटेगा तो क्या बचेगा, 2। ये हुआ 10, 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। उसके बाद में यह हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, अर्थात 132 उसमें जोड़ना है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 12519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 12519 क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या जाएगा, 1 बार में जाएगा 1, यहां हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2, 1, यह कैंसिल हो गया। डबल अंक उतर के हमारे सामने आ जाएगा। क्या रखेंगे, इस पर 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे, यहां 22 बन जाएगा और यहां 21 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा और यहां 4 हो जाएगा, फिर 1 9 आ जाएगा। अब इस पर क्या रखेंगे हम, देखिए जब भी जोड़ने का बात कहेगा ना तो यहां जो मान प्राप्त है इससे ज्यादा लेकर आया जाता है। 2 बार में ज्यादा हो भी जा रहा है, 2 रखेंगे, फिर यहां 2 रख दीजिए आप, गुना कीजिए 4, 4, 4 हो जाएगा और माइनस किया जाता है। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें अब घटाने वाली जो बात है अलग यहां लेके आएंगे। इसमें से घटाया जाता है तो 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा। 44 में से आप 19 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 24 और 1 25, माइनस में 25, यहां माइनस में आना चाहिए। इसी संख्या को जो माइनस में इतना बच रहा है इसमें अगर ऐड किया गया होता तो यह नहीं बचता, यह कट जाता, अर्थात पूर्ण वर्ग हो जाता। वह सबसे छोटी से छोटी जोड़ी जाने वाली संख्या जो है वह कितना है, 25 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अर्थात देखिए यह कोई नदी है और यह इसकी धारा है, यानी कि जो पानी बह रहा है उसका स्पीड दिया हुआ है। तो इसका स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक व्यक्ति है, मान लिए कि यह कोई व्यक्ति है, यह तैर रहा है। इसका जो चाल है शांत जल में कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यह जब धारा के प्रवाह की दिशा में जब बहेगा ना तो यह दोनों ऐड हो जाता है। क्या होता है, यह दोनों जुड़ जाता है। अर्थात हम यह चाल बन गया और हमारे पास दूरी भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो हमें हमारे पास समय प्राप्त होगा, समय बराबर 26 बट्टा में कितना हो जाएगा, 8 कटेगा तो यह 13, यह हो जाएगा हमारे पास 4, अर्थात 4 तिहाई 12, 1 उसके बाद में कितना हो जाएगा, 4, 4 तिहाई 12, 13, अर्थात 3.1/4 घंटा जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मेथड 1 क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी कि P जो है P से 2P 2 गुना होने में इसको जो समय का अंतराल लगता है वह 15 वर्ष लगता है और उसको 8 गुनी होने का, फिर इसको इसका 2 गुना होने में यानी कि 4P होने में 15 वर्ष का समय लगेगा
और फिर इसका 2 गुना होने में 8p होने में फिर से 15 वर्ष का समय लगेगा। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए इसका 8 गुना हो गया, कितना समय लगा, समय को जोड़ दीजिए 45 वर्ष और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है जो देखिए बोला गया है कि 2 गुना होने में इसको समय कितना लग रहा है, 15 वर्ष का। इसमें क्या किया जाता है, इसका पावर 1 में है और इसके पावर से इसमें गुना किया गया है। तो क्या करेंगे, 8 गुना जब कहा गया है ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना, अर्थात क्या करेंगे कि 15 और इसके पावर से यहां लाकर जो मान होता है गुना कर देंगे, इतना वर्ष लगता है, अर्थात 45 वर्ष लगता है। आपको जो समझ में आता हो आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य ... पूर्ण हो जाएगा, यानी कि कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पहले एक के बारे में 60 दिन दिया है, हमने 60 दिन लिख दिया, ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, नीचे हम इफिशियंसी लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 60 दिन में एक काम को करता है तो वह 15 दिनों में कितना भाग काम कर पाएगा, 15/60 अर्थात 1/4 काम को कर दिया। तो 1 में से 1/4 काम निकल गया, तो बचा कितना, 3/4 काम। और 3/4 काम को बी करता है, वह कितने दिनों में कर लेगा, अर्थात मतलब अकेला उस काम को अगर पूरा कहा जाएगा करने के लिए तो कितना दिन लगेगा, उसको 40 दिन का समय लग रहा है बी को। अर्थात यहां रखेंगे बी के बारे में 40 दिन। इससे इफिशियंसी ज्ञात करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 3, 120। क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिल के दोनों को मिला देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से कितना में मतलब कि 5 में कितना से गुना कर दे कि अभी 120 बन जाए, अर्थात 24 दिन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 होता है क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यह नंबर सिस्टम का बेसिक बात है। देखिए, वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर जो संख्या होती है वह 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, खुद से कटती है, वह संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है यदि समीकरणों x² + ax + b = 0 और ax² + bx + a = 0 का मूल उभयनिष्ठ है, यानी कि जो उसका अल्फा बीटा है वह उभयनिष्ठ है, तो a + b का मान क्या होगा जहां a और b के मान बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरण को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, x² + ax + b बराबर, फिर करेंगे x² + bx + a। तो क्या होगा इसमें, इसके यह कैंसिल हो जाएगा। जब यह कैंसिल हो गया तो इसको इस साइड भेजिए, क्या हो जाएगा, किसी एक को एक साइड में हम भेजेंगे, तो या एक ही साइड भेज देते हैं, ax क्या हो जाएगा, ax - bx = क्या हो जाएगा, a - b, अर्थात x जैसे ही कॉमन लेंगे तो a - b अर्थात a - b बच जाएगा, कैंसिल हो गया, अर्थात x बराबर मान 1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब किसी एक इक्वेशन में इस मान को रख देंगे, तो रखेंगे x² + ax + b = 0, तो मान रखिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 × 1 + b = 0, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, यह 1 है, इस साइड आके घट जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में -1 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लिए कि यह एक आयताकार सोलर पैनल है, आयताकार सोलर पैनल है, तो मान लिया यह x है, तो इससे 10% ज़्यादा, इसका मतलब हुआ यह 11/10 हो जाएगा।
देखिए 110 अब बटा में 100% जब बनाएंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 11/10, इससे गुना कर दिए हो। अब देखिए हम जानते हैं यह लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 11x/10 गुना x बराबर 110, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। इससे जब यह कटेगा तो क्या बनेगा 10, यह हो जाएगा x गुना x बराबर 10 गुना 10, अर्थात x बराबर 10 हो गया, आंसर हो गया। यही तो हमारी चौड़ाई है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे मोहन, उसके बाद कमलेश, ऊपर लिखेंगे टाइम, नीचे लिखेंगे इफिशियंसी। क्वेश्चन में कहता है कि मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है, अर्थात इसकी इफिशियंसी दी हुई है, यह 1 है तो इसका 2 गुना है। और फिर क्वेश्चन में कहता है मोहन और कमलेश मिलकर किसी काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं और दोनों की इफिशियंसी कितना आ जाएगा 3। यहाँ 66, तो 2 में हम कितना से गुना कर दें कि अभी 66 बन जाए, अर्थात 33। अर्थात मोहन को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 33 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि 47 का पावर 25 माइनस 1, अर्थात जब 1 है तो इसका पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 25 है तो 25 ही लिख सकते हैं। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य ऑप्शन दिया हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए यह होता है कि a का पावर n माइनस b का पावर n a माइनस b से पूर्णतः विभाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या हो। यह नियम इसको कह सकते हैं, यह होता है। तो n विषम संख्या भी है तो यहां पर जो है इसका अंतर से यह विभाज्य हो जाएगा, अर्थात 47 माइनस 1, अर्थात यह जो है 46 से विभाज्य होगा। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 46 है नहीं, इसको तोड़ेंगे तो यह कितना टूटेगा? 2 गुना 23 से टूटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 23 से भी कटेगा, 46 से भी कटेगा, अर्थात ऑप्शन में 23 है, यह किससे कट जाएगा? 23 से कट जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। इसका मतलब देखिए, इसमें भी अनुपातिक मान लगाएंगे, 3x, ये हो जाएगा हमारा 5x, और इसमें भी क्या जोड़े और इसमें भी क्या जोड़े के जगह पर एक ही चीज होगा, 5 ताकि 6 में हो जाए। तो अर्थात हमसे y का मान हमसे पूछा जा रहा है, जोड़ी जाने वाली संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट। कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 18x प्लस 6y बराबर 25x प्लस 5y। ये जाएगा इस तरफ और ये आएगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 1y, और ये जाएगा इस तरफ तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अर्थात देखिए इसके साथ 1 जो छुपा हुआ है ना, तो यह इसका मान हुआ और यह इसका मान हुआ, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, अर्थात जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यह कहना चाहता है कि 14 गो व्यक्ति जो है ए वस्तु को खरीदता है और 13 जो व्यक्ति है वो वस्तु बी को खरीदता है। लेकिन ये गिनती में जो बता रहा है कि 2 ऐसा व्यक्ति है जो इसमें भी मतलब कि 2 खरीदता है और इसमें भी उसकी गिनती 2 बार हो गई, तो व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां जोड़ेंगे इसको तो यहां नहीं, यहां जोड़ेंगे तो यहां नहीं, कहीं एक, जैसे वेन डायग्राम होता है उस तरीके से इसको घटा देंगे, कॉमन कर देंगे। चाहे तो वेन डायग्राम भी इसका बना सकते हैं। देखिए कैसे, यह जो 2 है ना यह कॉमन हो जाएगा, तो इस साइड में क्या बच जाएगा 11 और इस साइड में क्या बच जाएगा हमारे पास 12। अब जोड़ लीजिए इसको, 12 12 24 और 1 25, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा 25, आंसर हो जाएगा। या अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर दीजिए, 14 प्लस 13 और माइनस में 2 कर देंगे
दोनों जोड़कर इसमें से किसी एक में से ही ना वो घट पाएगा 2, तो फिर वहीं तो बात आ जाएगा 25, अर्थात व्यक्तियों की वहां मौजूद जो है वो उनकी संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि अनुपातों 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा। सबसे पहले ये अनुपात में है तो इसको भिन्न में हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 7/5 और 6/4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले सबसे बड़ा का पहचान करेंगे। 7 तिरका कितना जाएगा 21 और यह कितना जाएगा 50, 25, इसका मतलब यह छोटा है। अभी दोगों में कंपेयर करेंगे, 6 तिरका 18 और 4 5 20, अर्थात 1 नंबर पर यह जाएगा, सबसे बड़ा यह हो गया। अभी दोगों में कंपेयर करेंगे, 6 5 30 और 7 चौका 28, इसका मतलब हो गया यह 2 नंबर पर जाएगा, यह 3 नंबर पर जाएगा। सजाएंगे तो यह हो जाएगा 5/3 बड़ा है, 6/4 इस बड़ा है कितना से 7/5 से। अब इस क्रम में जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि 2 साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपया की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5,600 रुपये का लाभ हुआ तो एक का हिस्सा रुपया में कितना होगा। हम जानते हैं कि जिस अनुपात में पूंजी और समय लगाया जाता है उसी अनुपात में हमें लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो यह ए है और यह बी है, इधर इसका कैपिटल है, पूंजी है, यह जो कितना है 6,000 है और यह कितना है 8,000 है। किस अनुपात में कट रहा है 3:4 में यह कट रहा है। इसी अनुपात में इन लोगों को क्या मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। जिस अनुपात में पूंजी और समय होता है उसी अनुपात में हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो टोटल लाभ ये लाभ ही भी हो गया। ये लाभ कितना है 4 3 7 अनुपात 7 बराबर 5,600 रुपया, तो अनुपात 1 बराबर 8 7 56। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, ए के बारे में पूछा गया है, अर्थात ए बराबर अनुपात 3 बराबर 8 तिरका 2400 रुपया आंसर हो गया। ए के बारे में लिख भी देते हैं या 3 अनुपात से इसकी पहचान हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि रूट में 4 प्लस रूट में 44 प्लस रूट में 10,000, अर्थात कहता है कि रूट में 4 प्लस फिर रूट है 44 प्लस रूट में 10,000 और इसका माने हमसे पूछता है व्हाट। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसका आप निकालिए। जब इसका निकालिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 100 और 100 जब प्राप्त होगा तो यह ऐसा रूप लेगा। देखिए 44 प्लस में 100 हो जाएगा, अर्थात 144 और 144 का मतलब कितना हो गया 12। यहां तक जब आएंगे हम लोग तो इसका मान प्राप्त होगा 12 और 12 में कितना जोड़ेंगे 4 16, तो फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा 16 का मतलब 4 चौका 16, अर्थात उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 भी यह घातांक करने का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में कहता है कि 31 का पावर 31 और देखिए गुना 31 का पावर एक बार लिख ही दिए 27 की, इसको सोल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ता है। 31 प्लस माइनस कितना 27, अर्थात 31 का पावर घटेगा तो क्या बचेगा 4। ये आप देखिए, अब किसी ऑप्शन में यह मैच नहीं कर रहा है, ये थोड़े से समझने की बात है कि 31 का पावर 2 और उसका पावर 2 कर देंगे तो यह 961 है, उसका पावर 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब 3 इसमें अभाज्य संख्या है। हम बार बार बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर अर्थात पीएन वह संख्या कहलाती है जिसका एक और स्वयं खुद के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है।
तो आइए देखिए तोड़ते हैं इसको। 31 को तोड़िएगा तो क्या होगा, यह 1 होगा, नहीं तो 31 होगा, अर्थात यह अभाज्य संख्या है। 61 की बात करेंगे तो यह भी 61 और 1 के अलावा किसी और से नहीं टूटेगा, यह भी अभाज्य संख्या है। 71 की बात करेंगे तो यह भी 71 से टूटेगा, मतलब कि गुणनखंड इसका होगा, नहीं तो 1 होगा, यह भी पास है। लेकिन इसका अगर हम बात करेंगे तो 1 भी होगा, 91 भी होगा, 7 भी होगा, और कितना होगा, 13 भी होगा। अर्थात देखिए 2 के अलावा तीसरा गुणनखंड मौजूद हो गया, अर्थात यह अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है ए, बी और सी 3 किसान मिलकर एक घास का मैदान किराए पर लेता है। ए 18 गाय 15 महीनों तक, बी 24 गाय 10 महीनों तक तथा सी 25 गाय 6 महीनों तक चराया। यदि उन लोगों ने कुल मिलाकर 1520 रुपया किराया दिया हो तो बताएं ए को कितने रुपये किराया देना होंगे। जैसे यह पूंजी और समय के अनुपात में लाभ हानि होता है, साझेदारी में लाभ होता है, या हानि भी हो सकता है, उसी अनुपात में देगा, तो उसी तरीके से यह क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ए, बी और सी हो गया। ए 18 गाय को 15 महीनों तक चराया है, बी 24 गाय को 10 महीनों तक चराया है, और सी 25 गाय को 6 महीनों तक चराया है। यह जिस अनुपात में कट के आएगा ना, उसी अनुपात में ये लोग किराया देंगे। देखिए 5 से कटेगा तो यह 3 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो यह 2 हो जाएगा, और यह 5 से 5 हो जाएगा। 6 से इसको कैंसिल मारेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 6 चौका 24, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 6 तिरका, अर्थात 9 अनुपात 8 अनुपात 5 के अनुपात में इन लोगों को किराया देना पड़ेगा। अब सबको जोड़िए, 8 दूना 16, 1 17, 17 3 20 और 2 22, अर्थात अनुपात 22 बराबर 1520 रुपया। कटेगा कि नहीं कट पाएगा, यह जब भाग देंगे तो यह पूरा इसमें नहीं कट रहा है, अर्थात अनुपात 1 का जो मान आएगा, जान रहे हैं कितना आएगा, 69.09 आएगा। तो अनुपात 9 हमसे पूछा किसके बारे में गया है, ए के बारे में, अर्थात इसके बारे में आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 69.09 और गुना 9 हो जाएगा। तो यह मान जो आएगा लगभग आएगा 621.81, अर्थात इसको बराबर हम मान लेंगे कि यह 622 रुपया है, लगभग है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो 85 नंबर क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कि किसी परीक्षा में गणित में 65% विद्यार्थी तथा अंग्रेजी में 75% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि दोनों विषयों में 48% विद्यार्थी असफल हुए। यदि परीक्षा में दोनों विषय मिलाकर 48 विद्यार्थी फेल हुआ हो तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक साइड में हमने बना लिया कि मैथ है, यह टोटल मैथ में 65% विद्यार्थी है और उसके बाद में सफल हुआ है, और यहाँ पर 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हुआ है। अब ध्यान दीजिए क्या बोला गया, जबकि दोनों विषय मिला के 48% क्या हुआ है, असफल हो गया, तो पास कितना परसेंट हुआ है, 100% में से 52%। जब 52% इधर पास हुआ है, परसेंटेज लगा देते हैं, तो आप बताइए कि 52 में कितना जोड़ देंगे कि यहाँ पर हम 65 पहुँचा देंगे, तो यह हो जाएगा 13%। उसके बाद में इसमें आप कितना जोड़िएगा, 23%। देखिए अब दोनों तरफ हो गया, पास का है। कुल पास बराबर होता है पास प्लस दोनों पास, अर्थात 13 प्लस 23 प्लस 52, और इतना परसेंट पास होगा। तो कुल पास बराबर जोड़िए, 3 2 5, 5 3 8, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 78, 50 20 70 10 80, 88 ना होगा, 88% टोटल पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ है, तो फेल बराबर 12%। 100 में से 88% पास कर गया तो 12% फेल हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसी 12% का मान हमको दिया हुआ है। 12% फेल बराबर
देखिए 48 विद्यार्थी फेल हुआ है, 48 तो 1% बराबर क्या होगा 12 चौका 48 4, तो 100% बराबर क्या होगा 400। अर्थात परीक्षा में 400 विद्यार्थी शामिल हुए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।